नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसके अंतर्गत अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अध्याय 2 के अंतर्गत भक्ति काल के विषय में। तो भक्ति काल हम लोग की समाप्त हो चुकी है, कल मैंने उसे समाप्त कर दिया है। अगर आपको भक्ति काल का वीडियो पूरा देखना है, उसको पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वहाँ से पूरे भक्ति काल को देख सकते हैं। मैंने शुरुआत से ही आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ से जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर जा करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आज से हम लोग का एक नया अध्याय शुरू होगा, अध्याय 3। अध्याय 3 है क्या? रीतिकाल है। और यहाँ पर देखिए रीतिकाल के समय क्या दिया है। रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर के 1850 तक। तो रीतिकाल की ये क्लास हम लोग आरंभ करें उसके पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को पहले आप लोग पूरा देखिए। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के सामान्य परिचय के विषय में। तो देखिए क्या दिया हुआ है। रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। रीतिकाल में क्या होता है कि रीतिकाल में निर्दिष्ट यानी कि जो रीतिकाल में दिए गए काव्य रीति हैं, रीति का मतलब जैसे एक प्रकार की यहाँ पर दिया है ना रीति या प्रणाली, जैसे एक प्रकार का हो गया नियम, जो नियम दिए रहते थे, तो उसमें कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी, यानी कि प्रधान विशेषता हो गई थी इसकी। इस काल में रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। रीति काल में आपका रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये शब्द है क्या, रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति। तो देखिए रीति का मतलब नियम होता है, जैसे आप लोग होता है ना, कहते हैं कि मेरे घर के ये रूल हैं, ये नियम हैं, ये मेरे घर की रीति रिवाज है, रीति परंपराएं हैं। तो वही है रीति। रीति का मतलब नियम होता है, शैली होता है। अगर आप लोग इंग्लिश में देखें तो स्टाइल होता है, ठीक है। कवित्व रीति क्या होती है? तो देखिए कवित्व रीति समझिएगा आप लोग। देखिए कवित्व रीति का मतलब होता है कि काव्य की रचना में विशेष रीति का पालन करना। विशेष रीति का यानी कि विशेष पद्धति का पालन करना काव्य की रचना में। तो क्या होता है, मतलब ये जो पद्धतियों का पालन करना होता है, तो इसलिए कवियों ने क्या किया, कवियों ने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार, रस, छंद और जितने भी आपके काव्य शास्त्र के नियम थे, तो उन सबको अनिवार्य माना है, ठीक है। काव्य की रचना के लिए कवियों ने रीतिकाल में जैसे रस, छंद, अलंकार, ये सारी जितने भी काव्य शास्त्र के नियम हैं, शास्त्रीय नियम हैं, तो उन सबको अनिवार्य माना है, ठीक है। तो ये तो हो गए कवित्व रीति। लेकिन सुकवि रीति क्या है? तो सुकवि रीति भी आप लोग समझिएगा। इसका मतलब है कि जो कवि इन रीति रिवाजों, रीति नियमों का पालन करता है, वही कवि सुकवि कहलाता है, ठीक है। सुकवि का मतलब श्रेष्ठ कवि होता है, यानी कि अच्छे कवि की पहचान उसकी रीति संपन्न रचनाओं से होती थी। रीतिकाल में अच्छे कवियों की पहचान उसकी रीति से युक्त जो रचनाएं होती थी, तो वो मानी जाती थी, ठीक है। रीति से युक्त जैसे कि उनकी रचनाओं में लक्षण ग्रंथ, जैसे लक्षण ग्रंथ हो, अलंकार, रस हो, छंद हो, और जितने भी काव्य शास्त्र के जितने भी नियम रहते थे, तो उन सब का जब पालन किया जाता था, जो कवि इन सब का पालन करते थे, तो उन्हीं को सुकवि कहा जाता था, सुकवि रीति, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं तो इस काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा है। देखिए एक प्रश्न यहाँ बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो याद रखिएगा रीतिकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम ही दिया है, ठीक है। तो यही जो सारे प्रयोग हैं, तो इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रख करके ऐसा लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा।
लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। देखिए क्या दिया है कि लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। तो देखिए जो लक्षण ग्रंथ, सबसे पहले तो जानिए कि लक्षण ग्रंथ क्या होते थे। तो लक्षण ग्रंथ वे कृतियाँ थीं जिनमें कविता के लक्षण बताए जाते थे। ठीक है, जो लक्षण ग्रंथ होते थे तो इनमें कविता के लक्षण बताए जाते थे। अब देखिए कविता के लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे इसके माध्यम से बताया जाता है कि कविताएं कैसी होनी चाहिए, या फिर कि उनमें कौन कौन से अंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, गुण हो गया, और फिर जो नायक नायिका भेद होते हैं, तो ये सारे जो अंग होते हैं तो ये सारे कविता के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है। इस काल में यानी कि रीति काल में काव्यांग, काव्य के अंग जो बार बार आ रहे हैं नाम, जैसे अलंकार, रस, छंद, ये सारे, तो काव्य के अंगों का निरूपण करना ही क्या कर लिया गया है, कविता करने का बहाना बना लिया गया है। यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। जो लक्षण ग्रंथ हैं उन्हीं को लक्ष्य करके सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। ठीक है, इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। इस काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति यानी कि रचना विधि एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जो यहाँ पर कहा गया है कि रीति काल में कविता रचना के लिए श्रृंगार और रीति एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, अगर ये हमें जानना है तो हमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो सारी बातें कौन सी हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गईं। इस समय यानी कि रीतिकाल में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं रीतिकाल के विषय में। देखिए अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, कोटेशन परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऐसे उठा के दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह कथन किसका है। तो जब आप लोग पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी इसका जवाब दे पाएंगे कि ये जो कथन दिया है तो वो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो दिया है कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई थी, यानी कि समाज में दो भाग हो गए थे। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। दो श्रेणियां विभाजित हुई थी समाज में। पहला कौन सा है, उत्पादक वर्ग है, जो उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे कि उसमें कौन कौन से हो गए, किसान खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं ना। किसानी से संबंध रखने वाली जातियां यानी कि जो समाज में कार्य करते हैं, जैसे कि बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, कहार हो गए, जुलाहा हो गए, तो ये सब थी। और दूसरा वर्ग क्या था, दूसरा वर्ग था भोक्ता यानी कि राजा, रईस, नवाब, यानी कि जो उत्पादक वर्ग था, जो उत्पादक वर्ग कार्य करता था, जो वह उपजाता था, जो वो सारे कार्य करता था, उसको भोक्ता कौन था, राजा, रईस, नवाब, ये सब, या भोक्तृत्व का सहायक था। यानी कि राजा, रईस, नवाब के जो सहायक थे, या तो दूसरे वर्ग में ये सारे थे या तो उनके सहायक थे। इनके सहायक जैसे कि अब राजा के सहायक कौन हो जाएंगे, जैसे कि जमींदार हो गए, उनके मंत्री हो गए, उनके सेनापति हो गए, तो ये सारे आते थे उनके सहायक। ठीक है, तो दो वर्गों में ये विभक्त था। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, तो आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इसे परीक्षा के समय एक बार जरूर दोहरा लीजिएगा। हो सकता हो परीक्षा में पूछ भी ले, तो याद रखिएगा यह कथन किसका है, या कथन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। दोनों का परस्पर संबंध यानी कि उत्पादक वर्ग का और भोक्ता वर्ग का जो संबंध था वह क्षीण होता गया, बहुत ही खराब होता गया, अलग होता गया, बिखरता गया। और मुगल काल आते आते मतलब मुगल काल के अंतिम दिनों में क्या हुआ कि इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। ठीक है, इन दो वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था। ये जो दोनों वर्ग थे, उत्पादक वर्ग और भोक्ता वर्ग,
उत्पादक वर्ग में नीची जातियाँ आती थीं, जैसे कि जो कार्य करते थे, किसान हो गए, बढ़ई, लोहार, कहार, ये सारे, और जो भोक्ता वर्ग हो गए वो बहुत ही उच्च थे। लेकिन इन दोनों के मध्य में कौन आता था? इन दोनों के मध्य में जैसे कवि हो गए, रचनाकार हो गए, चित्रकार हो गए, संगीतज्ञ हो गए, मतलब ये जितने कलावंत वर्ग थे तो वो आते थे इसमें। ठीक है, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। देखिए, जो ये कलावंत वर्ग के लोग थे, जैसे कि चित्रकार, संगीतकार और आपके जैसे कवि हो गए, तो ये सब उत्पन्न तो उत्पादक वर्ग से ही होते थे, लेकिन अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए ये क्या करते थे? भोक्ता वर्ग की, जैसे राजा महाराजाओं की ये लोग स्तुति करते थे, उनका मनोरंजन करते थे अपने कविताओं के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने चित्रकारी के माध्यम से, चित्र बना करके उनका, तो इन सब तरीके से उनका मनोरंजन करते थे, उनका स्तुति करते थे। तो इससे उनका क्या होता था? इससे उनकी जीविका का निर्वाह होता था, उनका जीवन, वो अपना जीवन यापन करते थे इस माध्यम से। ठीक है, जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। यानी कि मान लीजिए कोई कवि है, अगर वो किसी राजा के आश्रय में है, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उसे राजा के अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उनकी रुचियाँ कौन कौन सी है, इन सब का पता उन्हें होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो राजा की प्रसन्नता कर पाएंगे, और उससे प्रसन्न होकर के राजा क्या करेंगे? उनको अपने आश्रय में रखेंगे, उनका जिससे उनकी जीविका का निर्वाह हो सके। ठीक है, द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कवि शिक्षा के जो ग्रंथ रहते थे वो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ऐसा किसके अनुसार कहा गया है? ऐसा द्विवेदी जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। क्या है कि संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे उसे लिखने वाले आचार्य कहलाते थे, यानी कि आचार्य ही थे जो संस्कृत में लक्षण ग्रंथ लिखते थे, ना कि कवि। ठीक है, वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपनी बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। देखिए, जो संस्कृत के आचार्य थे जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे, तो वो निरूपण की प्रक्रिया में क्या करते थे? लक्षण तो वो बता देते थे, लेकिन उदाहरण बताने के लिए जैसे कोई प्रसिद्ध कवि है तो उसकी रचनाओं को ले लेते थे और अपनी बात को स्पष्ट करते थे उनकी रचनाओं के माध्यम से, या फिर उनकी रचनाओं का उदाहरण दे करके और अपना लक्षण बता करके उनकी रचनाओं का उदाहरण दे करके क्या करते थे? वो अपनी बातों को स्पष्ट करते थे। ठीक है, ऐसा आचार्य लोग करते थे। हिंदी में यह प्रवृत्ति भिन्न रूपों में चली। ये जो अभी बातें हो रही थी, तो ये संस्कृत के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य ऐसा करते थे, लेकिन जो हिंदी में यह प्रवृत्ति चली वह भिन्न रूप से चली, यानी कि अलग रूप से चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपने। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे तो वहाँ पर लक्षण भी अपने होते थे और उदाहरण भी अपनी ही कविताओं के होते थे। यानी कि जो हिंदी में कवि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, तो जब वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे तो उदाहरण भी वो अपनी कविताओं से ही देते थे, किसी अलग अन्य कवि की रचनाओं से नहीं। ठीक है, लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। देखिए क्या दिया है कि जैसे यहाँ दिया है कि लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे। तो देखिए, जो रीतकालीन कवि थे तो ये कवि जो लक्षण और नियम थे इन लोगों के, तो वो तो परंपरा से लिए थे। परंपरा, जो एक परंपरा चली आ रही थी लक्षण ग्रंथों की, तो वो लक्षण और नियम तो उसी परंपराओं से ही लेते थे। लेकिन क्या करते थे ये कि यहाँ दिया है ना कि कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी, तो जो वो जब उन लक्षण ग्रंथों को वो अपनी कविता के रूप में व्यक्त करते थे तो उनमें उनकी नवीनता होती थी। मतलब जो कवि लक्षण ग्रंथों को प्रस्तुत करते थे अपने कविता के माध्यम से, तो उनमें
उनकी अपनी मतलब व्यक्तिगत कल्पना होती थी, व्यक्तिगत कल्पना होती थी, कह सकते हैं कि मतलब उसमें नवीनता होती थी। वो पुरानी जो ढर्रा एक चली आ रही थी लक्षण ग्रंथों को लिखने की, तो उसको वो लोग नहीं अपनाते थे, उसमें नवीनता लेके आते थे अपनी कल्पना से, ठीक है। और उसमें मौलिक सृजनात्मकता भी बहुत ज़्यादा प्रकट होती थी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो इनकी रचनाएं होती थी तो उनमें भाव सौंदर्य हो गया और कल्पना हो गई और व्यक्तिगत जो अनुभव थे तो वो झलकते थे, ठीक है। उसमें बिल्कुल क्या थी, मतलब वे एकदम से मौलिक रहते थे, एकदम नए रहते थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया तो वही कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथकार थे वो वस्तुतः क्या थे, वो वास्तव में कवि थे। आचार्यत्व का तो उन्होंने केवल कविता करने का बहाना बना लिया था, क्योंकि रीतिकाल में जो आपके कवि थे तो वो देखिए लक्षण ग्रंथ लिखते थे, नियमों का पालन करते थे, लेकिन जब वो कविता के रूप में व्यक्त करते थे तो उनमें मतलब उनकी अपनी सोच होती थी, अपना अनुभव होता था और उनका अपना क्या कह सकते हैं कि जैसे व्यक्तिगत कल्पना होती थी, अपनी कल्पना के माध्यम से वो चीज़ों को नए तरीके से व्यक्त करते थे, ठीक है। पुरानी ढर्रा पे नहीं चलते थे, पुराने नियमों जो मतलब एक प्राचीन परंपरा चली आती है किसी चीज़ की तो उसको वो लोग फॉलो नहीं किए थे, ठीक है। फलतः हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। यानी कि संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको आचार्य मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ इस तरह की रचनाएं करने की वजह से क्या हुआ कि हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। यानी कि उन्हीं को आप आचार्य भी बोल सकते हैं, जैसे कि केशवदास, आचार्य केशवदास। कभी कभी आप जब जैसे काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको केशवदास आचार्य मिलेंगे और वो कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस प्रणाली से, इस नियम की वजह से इस काल में यानी कि रीति काल में बहुत ढेर सारी और उत्कृष्ट रचनाएं हुई, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग आगे कि इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। इस काल में यानी कि रीत काल में जो भक्ति थी, एक धार्मिक भावना थी आपके भक्ति काल में, तो वो इस काल में आते आते बहुत कम हो गया। धार्मिक भावनाएं कम होती गईं, भक्ति भावनाएं कम होती गईं। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित हो गई। लौकिक श्रृंगार का मतलब लौकिक श्रृंगार जैसे कि जो सांसारिक श्रृंगार होता है, लोक श्रृंगार, उसको बोलते हैं लौकिक श्रृंगार। तो वो मतलब भक्ति जो मूलतः प्रेम के रूप में थी वह धीरे धीरे क्या हुई, लौकिक श्रृंगार के रूप में बदलती चली गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी, ठीक है। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए आप सब लोग अकबर को जानते हैं, बादशाह अकबर को आप सब लोग जानते हैं, तो उसके उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। तो मान लीजिए बादशाह अकबर हैं, ठीक। उनका एक मेन जैसे मान लीजिए दिल्ली में वो शासन कर रहे हैं, बात को समझिएगा। तो जब वो कहीं मान लीजिए गए किसी जैसे कहीं पर वो युद्ध किए और उस राज्य को अगर उन्होंने जीत लिया तो क्या करते थे, किसी अपने एक खास व्यक्ति को वहाँ का सूबेदार बना देते थे। ऐसे ही किसी अन्य राज्य में गए, अगर उस राज्य को उन्होंने जीत लिया तो वहाँ का सूबेदार अलग होता था। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे जो राज्य उन्होंने बना दिए थे, तो वहाँ के अलग अलग जो मतलब जो शासन संभालते थे, वहाँ पर जो कार्य करते थे, तो वही समझिए कि वो राजे नवाब थे, ठीक है। छोटे छोटे राजे नवाब थे, ऐसे बटा हुआ था केंद्र। लेकिन ये जो सारे छोटे छोटे राजे नवाब थे तो वो किसके द्वारा अनुशासित होते थे, केंद्रीय सत्ता के द्वारा। केंद्रीय सत्ता यहाँ पर आप अकबर को समझ लीजिए, ठीक है, मेन तो वही थे ना। तो यही चीज़ है कि मतलब उस समय हिंदी क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे राजे नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। यानी कि जो ये हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे नवाब थे जिनका अनुशासन केंद्रीय सत्ता के हाथ में था, तो वो वीरगाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे, ठीक है। वीरगाथा कालीन सामंत क्या थे, मतलब कैसे थे, ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे।
लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा परक कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ये जो सारे राजे नवाब थे, तो ये लोग अपने झूठे पराक्रम यानी कि झूठी प्रशंसा अपने पराक्रम की, कि मतलब वो बहुत ही बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े दानी हैं, तो वो झूठे पराक्रम और दान की प्रशंसा परक कविताएं, यानी कि क्या होता था, राज दरबार में अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो कवि रहते थे वो लोग अब तो जैसे राजा कैसा भी हो, निठल्ला ही हो, मतलब पराक्रमी ना हो, कैसा भी हो, कितना ही भोग विलासी क्यों ना हो, लेकिन जो उनके आश्रम में कवि रहता है तो वो उनकी बुराई तो करेगा नहीं, अपनी कविता के माध्यम से उनकी प्रशंसा ही करेगा। तो ये लोग क्या कैसी रचनाओं में रुचि रखते थे कि मतलब अपनी झूठी पराक्रम और दान की प्रशंसा पर कविताएं ही ये लोग सुनते थे और हमेशा भोग विलास में मतलब मग्न रहते थे। ठीक है, ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है। जो इस तरह के काव्य होते थे वो इस तरह के काव्य कैसे कहलाते थे, दरबारी काव्य कहलाते थे। ठीक है, जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता था। ऐसा काव्य दरबारी काव्य कहलाता था जो आश्रयदाताओं की, यानी कि जो कभी जिस राजा के आश्रय में रहता था तो उनकी रुचि को ध्यान में रख करके और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो वह रचनाएं रचता था, तो ऐसे ही रचनाओं को क्या कहा जाता था, काव्य दरबारी कहलाता था, ऐसी ही रचनाएं। ठीक है, दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक ही रचने का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है। देखिए, ये लोग प्रबंध काव्य नहीं करते थे, इनके पास अवकाश ही नहीं होता था प्रबंध काव्य करने के लिए, तो ये मुक्तक में ही रचते थे, क्योंकि जो कवि होते थे तो जो उनके आश्रयदाता होते थे तो उनको तत्काल प्रसन्न करने के लिए वो ये ऐसी रचनाएं करते थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कवि बैठा है राज दरबार में, राजा आया और उसने कहा कि तुम मुझे कोई कविता सुनाओ। ठीक है, अब अगर उसने तुरंत उसे आदेश दे दिया कि तुम मुझे कोई कविता सुनाओ, तो उसे तत्काल वहीं पर मतलब मुक्तक रूप में, यानी कि कविता के रूप में एकदम स्वच्छंद मन से उसे तुरंत राजा को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कविता बना के सुनाना ही पड़ता था। ठीक है, इसीलिए चमत्कार प्रियता, अलंकारिकता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। अगर दरबारी कविता की प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं पूछी जाए आपसे, तो क्या थी कि इन कविताओं में चमत्कार प्रियता रहती थी, अलंकारिकता रहती थी और अतिशयोक्ति तो भर भर के रहती थी, मतलब राजाओं की प्रशंसा एकदम सातवां आसमान छूता था। ठीक है, शिवाजी छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। देखिए, समझिएगा, यहाँ पर भूषण, कवि भूषण आप लोग जानते होंगे, इनके आश्रयदाता कौन थे, इनके आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल थे। अब ये दोनों ही बहुत ही वीर थे, पराक्रमी थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये मतलब शिवाजी और छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो जो भूषण की कविताएं थी वो श्रृंगारहीन थी, लेकिन कैसी थी, वीर रसात्मक। आप भूषण की जितनी भी कविताओं को पढ़ेंगे तो उनकी सारी कविताएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। ठीक है, लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी है। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उसके हिसाब से ये समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि इस काल की, यानी कि रीत काल में सारी रचनाएं दरबारी है। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। क्या दिया हुआ है कि दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं है रीतिकाल में, यानी कि इस रीतिकाल में केवल दरबारी कविताएं, दरबारी रचनाएं ही नहीं हुई हैं, बल्कि दरबारी रचनाओं का विरोध भी हुआ है और उत्कृष्ट, बहुत ही ऊंची प्रेम की कविताएं भी इसमें भरी पड़ी हैं। ठीक है, दरबारीपन तो रीतकाल की एक प्रवृत्ति ही है, दरबारीपन रीतिकाल की सिर्फ एक प्रवृत्ति है। ठीक है, रीतिकाल में प्राकृत अपभ्रंश की शुद्ध इहलौकिक काव्यधारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसी मनोहारी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा
रीतिकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। किसमें? गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती में किस प्रकार का पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह और आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। देखिए क्या दिया हुआ है कि रीतिकाल इस प्रकार की सरस मुक्तकों की दृष्टि से क्या है, हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। ठीक है, इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। रीतिकाल में जैसे इस प्रकार के जो सरस मुक्तक थे तो इनके साथ साथ भक्ति काव्य भी लिखे जाते थे, यानी कि रचे गए। अवश्य ही रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है। अवश्य ही रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है, वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जायसी, तुलसी की व्यापकता ढूंढने पर आपको निराश होना पड़ेगा। मतलब कि जो रीतिकाल में भक्ति काव्य रचे गए तो उसमें मध्यकालीन यानी कि भक्ति काल की जैसी आग नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप ढूंढेंगे कि कबीर, सूर, जायसी, तुलसी जैसी व्यापकता हो तो अगर आप ऐसा ढूंढेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। रीतिकाल में कविता का परम उत्कर्ष यानी कि काव्य का अगर परम उत्कर्ष आपको देखना हो तो रीति मुक्त कवियों को आप लोग देखिए, उनकी रचनाओं को आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो परम उत्कर्ष है प्रेम का तो वह रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में ही आपको मिलेगा। ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर की कवि हैं कौन? रीति मुक्त कवि। और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। ठीक है, जो रीति मुक्त कवि हैं तो ये प्रेम के पीर के कवि हैं और इनकी जो विरह भावना है वह सूफी कवियों के जैसी है। घनानंद आलम बोधा ठाकुर इसी धारा के कवि हैं, यानी कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद आलम बोधा और ठाकुर। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। तो चलिए देखते हैं। पहला है रीतिबद्ध धारा। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। देखिए रीतिबद्ध धारा में क्या होता है कि इस धारा के अंतर्गत जो कवि होते हैं तो वो अलंकार, नायिका भेद इन सब लक्षणों को बता करके और उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, मतलब उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। जैसे केशवदास हो गए, पद्माकर हो गए, मतीराम हो गए, तो ये सारे मतलब ये सब लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। ये जितने भी लक्षण ग्रंथकार थे ये मूलतः कवि थे। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस आपके रचनाकार हैं तो कवि हैं, तो इन सब ने क्या लिखा है? लक्षण ग्रंथ लिखा है। तो ये सब रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रीति सिद्ध धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान रखकर अवश्य रखते हैं। बिहारी ऐसे ही कवि हैं। देखिए रीति सिद्ध धारा में क्या है कि इस धारा के कवि लक्षण और उदाहरण की जो पद्धति थी उसको अपनाते नहीं हैं, लेकिन जब वो अपनी रचना करते हैं तो इन लक्षणों का ध्यान जरूर रखते हैं। मतलब जब जैसे बिहारी हैं तो अगर बिहारी की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उनमें अलंकार, छंद ये सब आपको मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये पद्धति अपनाई नहीं है कि नहीं लक्षण होना ही होना है और उसका उदाहरण देना ही देना है। तो इस तरह की पद्धति इन्होंने नहीं अपनाई है। ठीक है, बस मतलब इन लक्षणों का उन्होंने ध्यान दिया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है, जहाँ आवश्यकता पड़ी है तो वहाँ पर इन्होंने उसका उपयोग भी किया है। रीति मुक्त धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते हैं ना ही लक्षणों पर ध्यान रखते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रीति मुक्त यानी कि नियमों से मुक्त। तो इस धारा के जो कवि थे ना तो वो लक्षण लिखे, ना उदाहरण लिखे और ना ही तो लक्षणों का ये लोग ध्यान रखते थे। ये प्रेम के विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं।
ये जो आपके रीतिमुक्त धारा के कवि थे, ये विशेष रूप में विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ठीक है, रीतिमुक्त को स्वच्छंद धारा भी बोला जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर, प्रेम की पीर की उपाधि दी गई है। घनानंद को परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। ये जो कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर यानी कि रीतिमुक्त धारा के जो कवि हैं, तो ये स्वाभिमानी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। इस काल की यानी कि जो रीति काल है, तो इस काल की प्रमुख भाषा क्या है? ब्रजी है, यानी कि ब्रज भाषा है। कवित्त, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं। देखिए, इस काल में यानी कि रीति काल में ब्रज भाषा, मुख्य रूप से ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है और इसमें कवित्त, सवैया, दोहा इन सब छंदों का प्रयोग हुआ है। रीतिकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। रीतिकालीन जो कविताएं थी, तो उनके दरबारीपन मतलब कविता के दरबारीपन पर फारसी कविता काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दरबारी कविता प्रधानता मुक्तकों में है और अलंकार बहुल है। यानी कि जो दरबारी कविता है वह मुक्तक हैं और इसमें अलंकार की बहुलता है, यानी अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। शिव कवि नामक एक अज्ञात प्राय कवि ने कहा है, देखिए क्या कहा है उन्होंने। लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, केते क्रूर धूर्तन के बदन ध्याइबे परे। झूठे महिपालन के झूठे गुण गाई गाई, बानी जगरानी तासो बैर ठानिबे परे। कहे शिव कवि दाता सूम को बखानियत, रंत विमुख सूर ठहराइबे परे। काहू के न धंधन के निज पेट धंधन के, दौलत के मदंधन के ढिव जाइबे परे। तो देखिए क्या कहे हैं शिव कवि कि लक्ष्मी तिहारी यानी कि हे लक्ष्मी, तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, यानी कि हे लक्ष्मी, आपकी एक कृपा दृष्टि ना हो, अगर आपकी एक कृपा दृष्टि ना हो, आपका एक कटाक्ष ना हो, केते क्रूर धूर्तन के बदन ध्याइबे परे, तो मनुष्य विवश हो करके क्या करता है? क्रूर और धूर्त लोगों के आगे सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है। ठीक है। झूठे महिपालन के झूठे गुण गाई गाई। झूठे महिपालन, तो जो मनुष्य होते हैं तो वो क्या करते हैं? झूठे महिपालन, महिपालन का मतलब होता है जो राजा महाराजा होते हैं, तो झूठे राजा महाराजाओं के झूठे गुण गाने लगते हैं। बानी जगरानी तासो बैर ठानबे परे, और इस कारण से बानी जगरानी यानी कि जो बाड़ी की जगरानी है यानी कि माता सरस्वती है, उनसे बैर ले बैठते हैं। कहे शिव कवि दाता सोम को बखानियत। शिव कवि कहते हैं कि बिना लक्ष्मी की कृपा से लोग क्या हो जाते हैं? बिना लक्ष्मी की कृपा के लोग दानहीन व्यक्तियों की भी प्रशंसा करने लगते हैं। दाता सोम को बखानियत यानी कि जो दानहीन व्यक्ति होते हैं तो उनकी भी वो प्रशंसा करने लगते हैं यदि लक्ष्मी की कृपा ना हो। रन ते विमुख सूर ठहराइबे परे। रन ते विमुख सूर ठहराइबे परे, इसका मतलब क्या होगा? रन ते विमुख, रन का मतलब रण यानी कि युद्ध से विमुख, यानी कि कायर लोगों की भी वे कायर लोगों को भी वे क्या करने लगते हैं? सूर ठहराइबे यानी कि वीर ठहराने लगते हैं। काहू के न धंधन के निज पेट धंधन के। ऐसी स्थिति में लोग किसी महान कार्य के लिए नहीं, केवल क्या करते हैं? अपने पेट के लिए दौलत के मदंधन के ढिप जाइबे परे, अपने पेट को पालने के लिए धनवानों के पास जाते हैं और उनकी झूठी महिमा गाने लगते हैं। ठीक है। तो कवि का कहना है कि देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के बिना मनुष्य विवश होकर के झूठे, क्रूर और जो कायर लोग होते हैं तो उनकी स्तुति करने लगते हैं। ठीक है। केवल अपना पेट पालने के लिए, किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट पालने के लिए क्या करने लगते हैं? वे जो क्रूर होते हैं, बहुत ही ढीठ होते हैं, कायर लोग होते हैं, यानी कि जो राजे महाराजे कायर होते हैं, तो उन लोगों की स्तुति करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जो वो करते हैं तो वो बस धन पाने के लिए करते हैं और मजबूरी में करते हैं।
और मजबूरी में वह क्या करते हैं, असत्य को भी सत्य घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की हम लोग की क्लास, जो कि रीतिकाल पर आधारित थी। रीतिकाल का सामान्य परिचय इसमें दिया गया। अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। ठीक है, रीतिकालीन जो प्रमुख कवि रहे हैं तो उन पर चर्चा होगी। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।